बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक पार्ट 1 की कर रहे हैं। पार्ट 2 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एफएससी लेवल के लिए, बीएस लेवल के लिए डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फेडरल बोर्ड वालों के लिए मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बुक डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ में एक्सरसाइज भी आपको साथ साथ करवाती जा रही हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती जा रही हूँ हर चैप्टर के एग्जाम्स के लिहाज से। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में आपको कहूँगी कि 5 years ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आप तैयार करते जाएं। और अगर आप इस तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ तो इंशाल्लाह आप 80 to 90 मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स 2.4। मैंने आपको कहा था, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा ना, तो वो हमारे पास था क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ये इंपॉर्टेंट था। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पेपर में से क्वेश्चन भी आता है, वो है कि हाउ वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो बनाने का मेथड था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, देखिए आपके पास एग्जाम्पल्स है, उसको हमने डिस्कस करना है। बिकॉज कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, रिलेटिव कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये ईच एंड एवरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ भी एक एग्जाम्पल्स है, मैं आपको और करवाना चाहूँगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल आपके पास है, फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग data where x denotes the number of hours worked in a day by a person in a locality of 265 people। आपको x गिवन है, आपको f गिवन है, x आपको दे दिया गया है, f फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। वो कहते हैं कि आपने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कहा है कि कैम्युलेटिव और रिलेटिव में कैम्युलेट होता है, यहाँ नेक्स्ट आगे आएगा ना, कैम्युलेट होता है कि अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना। अगर यहाँ पे कैम्युलेटिव पूछा जाता ना तो आप 24 में 66 ऐड करते, फिर उसके आंसर में 80 ऐड करते, फिर उसके आंसर में 48 ऐड करते, फिर नेक्स्ट में 28 ऐड करते, 14 ऐड करते आंसर में, फिर 4 एंड 1 ऐड करते, और वो आपके पास जो टोटल आना था ना फ्रीक्वेंसी, वो 265, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, तो वो था कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेट मीन इकट्ठा करने के। अब आपसे पूछा जा रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या होता है कि जो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसको आप टोटल पे डिवाइड करते जाओ। 24 गिवन है उसको 265 पे डिवाइड करो, 66 गिवन है उसको 265 पे डिवाइड करो, 80 गिवन है उसको 265 पे डिवाइड करो, 48 गिवन है उसको 265 पे डिवाइड करो, 28 गिवन है इसको 265 पे डिवाइड करो, 14 को आप डिवाइड करो 265 पे, 4 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएगा। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपने याद रखना है। अगर ये आंसर इसके इक्वल आ रहा है तो आई होप यू आर डूइंग द गुड। एक और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, उसमें वो हमें कह रहे हैं कि जी फाइंड आउट द relative cumulative frequency distribution from the following data। वो कह रहे हैं कि डेटा आपने जो लेना है वो 2.4 का ही लेना है, लेकिन आपने जो फाइंड करना है वो आपने क्या करना है, कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। अब कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि अगर कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैम्युलेट करते जाना है, इकट्ठा करना जाना है। जिन्हें 24 को ऐड करोगे 66 में, इसका आंसर आया 90, 90 को ऐड करोगे 80 में तो आपके पास आंसर आएगा, 90 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इन्होंने यहाँ ना मिस्टेक की हुई है। आपके पास आंसर इन कैम्युलेट मीन क्या है कि आपके पास 90 आया ना, 90 को ऐड करना है 80, तो यहाँ आंसर इनका रॉन्ग इन्होंने लिखा हुआ, आपने सही लिखना है। आप अगर इसे ऐड करोगे तो 170 आता है, 117 में ऐड करोगे 48, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। इस तरह फिर जो आंसर आएगा उसमें 20 ऐड 8 ऐड करना है। आपकी जो की बुक में गिवन है वो आपको रॉन्ग दिया गया है, इसका सम वो आपने खुद ट्रू करना है कि आपने अपनी वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। अब हमने फाइंड करना है कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर रिलेटिव फाइंड करना है ना तो वो क्या है कि टोटल पे आपने डिवाइड करते जाना है। ठीक है, अब टोटल हमारे पास क्या है, 24 को डिवाइड किया टोटल पे 0.09 आ गया, 90 को डिवाइड किया 290 तो हमारे पास दिस वन आ गया, 170 को डिवाइड किया तो दिस वन आ गया, 280 को डिवाइड किया, ये टोटल इधर 180 आता है, यहाँ पे 246 आएगा, यहाँ पे 260 आता है, यहाँ 264 आता है, 265। और मैंने आपके साथ प्रीवियस भी डिस्कस किया
कि कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो लास्ट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आएगा ना, जो सबसे आखिरी सम होगा, वो इक्वल होगा टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन में। अब आप देखें यहाँ हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन के 265 है और लास्ट सम भी हमारे पास क्या है 265 है। और अगर कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो हमने जो अपनी टोटल फाइंड की हुई है ना वैल्यू, उसको डिवाइड करते जाना है, तो हमारे पास कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आता जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ वी कैन फाइंड द कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।